आप सभी का स्वागत है इस फिनोमिनल कोर्स के चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय नंबर 4 में। अब तक आप लोग इंपल्स के बारे में इतना कुछ समझ चुके हैं कि लिटरली अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो अभी बस तुरंत के तुरंत अपना काम चालू कर देता, सीधा अपने कस्टमर्स के अंदर इंपल्स जगाने की प्रक्रिया, अपना प्रोसेस शुरू कर देता। लेकिन फिर भी एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं परसुएशन। परसुएशन हिंदी भाषा में अगर आप समझना चाहो तो एक तरीके से किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाने की तकनीक, किसी को मनवाने की तकनीक एक होता है मनाना, एक होता है अपनी बात मनवाना, राइट। तो ये तकनीक क्या होती है आप सीखने वाले हैं अब इस चैप्टर में, द आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन क्या होता है पहले उसको आसानी से समझते हैं। किसी भी इंसान को कोई भी बात मनवाने की कला को परसुएशन कहते हैं, कोई भी बात हो। अब ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे बात करेंगे बहुत फोकस होके कि आप अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में, अपने जॉब में एक्चुअली अपने बॉस को या अपने कस्टमर को या अपने इन्वेस्टर्स को परसुएड कैसे करें। भाई ऐसा क्या कर सकते हैं और ये इंपल्स से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अल्टीमेटली एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि इंपल्स जब जनरेट होती है तो इंसान के अंदर काफ़ी हद तक वो सेल हो चुकी होती है। तो आप ये भी बात समझ जाओ, आपके सामने जो बॉस बैठे हैं या आपके सामने जो कस्टमर बैठा है वो आपके सामने बैठा ही इसलिए है क्योंकि कुछ लेवल तक तो वो कन्विंस्ड है आपसे। भाई तभी तो उसने आपको बुलाया है ना, वरना तुक्के में तो ऐसे ना बुलाता। हाँ वो बात अलग है कि भाई अब उसने तुक्के में ऐसी कोई इंटरव्यू लेने के लिए बुला दिया, कोई थोक में कहीं भर्ती हो रही है तो बुला लिया। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं, राइट। जब फोकस्ड मीटिंग्स होती हैं, जब सेल्स की मीटिंग्स होती हैं, तो सेल्स में ये बहुत क्रिटिकल है आपको समझना कि सामने वाला इंसान कुछ हद तक कन्विंस्ड बैठा है। 5%, 10%, 50% वो डिपेंड करता है। अब परसुएशन की स्किल बनाए तो आखिर कैसे बनाए, ये क्रिटिकल स्किल है, इंपॉर्टेंट है। कन्विंस नहीं कर पाओगे किसी को, बात अपनी मनवा ही नहीं पाओगे तो सेल तो कभी भी नहीं होगी, राइट। अब आपसे पहले आपकी रेपुटेशन बात करना शुरू कर देती है, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, लोग इसको ना समझ नहीं पाते। देखिए मैं कहीं जाता हूं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। चलो एक सिनेरियो लेते हैं कि आप और मैं दिल्ली में कहीं चाय पे मिले, ठीक है। हमारी एक मीटिंग है, हम किसी चायोस पे या किसी 5 स्टार होटल में हम कॉफ़ी पे या चाय पे मिले। अब हम पहली बार मिले, फिजिकली हम पहली बार मिले एक मीटिंग के लिए, लेकिन मेरी रेपुटेशन तो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है ना। मेरी यूट्यूब की वीडियोस, मेरी आवाज़, मेरे फेसबुक लाइव्स, मेरे MBA प्लस के कोर्सेज, वो तो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो मेरी रेपुटेशन पहले पहुंच चुकी है। हो सकता है मुझसे मिलने से पहले आपने 10 लोगों से बात कर ली हो, उन लोगों ने बोला हाँ यार पारितोष सर बड़े काम के इंसान है यार, ये बहुत अमेजिंग इंसान है, इनसे मिलना तो बनता है। क्योंकि भाई अगर आप मुझसे मिल रहे हो तो ये तो बात पक्की, आपको पता है कि मैं फालतू की मीटिंग्स तो करता नहीं हूँ। तो मुझसे अगर आप मिल रहे हो और मैंने अग्री किया है उस मीटिंग के लिए, तो ये तो बात पक्की है कि या तो मैं आपको कंसल्ट करने वाला हूँ, मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ, इसका मतलब आपने मुझे पेमेंट करी होगी उस बात की, या फिर हम कोई बहुत ही लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। और फिर मैं आपसे इसलिए मिलूंगा क्योंकि मुझे पता होगा भाई आपके पास उतना वेयर विदॉल है, उतनी ताकत है वो लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करने का। बस यही 2 कारणों से मिलूंगा और कोई कारण नहीं होगा तीसरा हमारा मिलने का। तो अगर आप मुझे पैसे देकर मिल रहे हो तो ये तो बात पक्की है ना कि आप कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हो। इसका मतलब यह है कि मेरी रेपुटेशन मेरे मिलने से पहले आप तक पहुंच चुकी है। अब ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है कि आपकी रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन, आपकी सर्विस की रेपुटेशन ऑलरेडी पहुंच जाती है आपके कस्टमर तक। अब आप बोलोगे कैसे पहुंचती होगी? भाई सोशल मीडिया के जरिए, दोस्तों के जरिए, परिवार के जरिए तुरंत पहुंच जाती है। सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपको अपने बच्चे को किसी ट्यूशन सेंटर में एडमिशन दिलवाना है, कैसे दिलवाओगे, क्या सोच के दिलवाओगे? भाई 2-3 पेरेंट्स से पूछोगे, कुछ बच्चों से पूछोगे कैसा है, कैसे टीचर हैं, कैसी पढ़ाई होती है, संगत कैसी है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है। लेकिन उसके बाद अपना डिसीजन ले ही लोगे कि यार मुझे ये सही लग रहा है, यहाँ पे करवा देते हैं, चलो डन है। तो आपने क्या किया? आपने वहां पे एडमिशन का पैसा देने से पहले, यानी सेल हो जाने से पहले, उस जगह की रेपुटेशन आप तक पहुंच गई ना भाई, तभी तो आपने जाकर वहां पे एडमिशन की फीस दी। रेपुटेशन वर्क्स मच बिफोर यू एक्चुअली मेक द सेल। तो रेपुटेशन को ना आप प्री सेल्स प्रोसेस समझ लो। भाई सेल के पहले जो होता है उसको कहते हैं प्री सेल। इनफैक्ट आप किसी भी B2B सेल्स की टीम से मिल लीजिएगा, किसी भी बड़ी कंपनी से, वो तो यही कहते हैं कि सेल्स तो बहुत बात की बात है, सबसे ज़्यादा ध्यान तो प्री सेल्स प्रोसेस में लगाना होता है। गॉट इट? तो परसुएशन की स्किल बिल्ड करने के लिए अब मैं आपको कुछ स्टेप्स देने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप, इन एनी ट्रांजैक्शन, इसको आराम से समझो, इन एनी ट्रांजैक्शन कीप रिस्पेक्ट बिफोर प्रॉफिट्स। देखो भाई, हम जब सेल्स की बात सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम यही सोचते हैं भाई मेरा माल बिक जाए,
मेरी ये सेल हो जाए, मुझे कस्टमर से पैसा मिल जाए। तो हम सबसे पहले अप्रोच जिस तरीके से करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट्स, है ना, कि भाई मेरा प्रॉफिट हो जाए, मेरी सेल हो जाए, मेरा माल बिक जाए, राइट। कंपेटिटर का नहीं, भाई मेरा बिक जाए। तो आप सेल को अप्रोच कर रहे हो प्रॉफिट फर्स्ट तरीके से। मैं कह रहा हूं आप सेल को अप्रोच करो रिस्पेक्ट, सम्मान फर्स्ट तरीके से। पहले ये बात समझ जाओ कि आपसे पहले आपके प्रोडक्ट की और आपकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी है कस्टमर तक। तो अगर कस्टमर आपके सामने फिर भी बैठा है तो काफी हद तक सेल हो चुकी है। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट फर्स्ट नहीं, अब तो सेवा करने की जरूरत है। उस समय में तो आपको कस्टमर को ऐसा भगवान की तरह फील करवाना है सच्चाई से कि सर मुझे पता है आप बहुत कुछ अपने मन में बात बना के आए हैं, तभी आप मेरे सामने बैठे हैं। अब तो बस आप मुझे ये बताइए मैं आपकी कैसे सेवा और कर सकता हूं। बस वही जेन्युइन बात है। यहां पे आप कोई मुझसे नेगोशिएशन नहीं करने आए, आप तो बस ये विश्वास अपने आप को बढ़ाने आए हैं अपना, कि आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। तो बताइए मैं आपको आपके लिए ऐसा क्या करूं कि आपसे हम वो विश्वास का ब्रिज बना पाए आपके साथ। अगर आप इतनी सी बात कर देंगे ना तो होगा क्या कि जो रिस्पेक्ट ऑलरेडी कस्टमर के दिल में होगी वो और बढ़ जाएगी और बस वहीं पे सेल हो जाएगी। अब आपको ना ये बात समझनी है कि कोई भी एक्स प्रोजेक्ट, कोई भी एक्स जो आप काम कर रहे हैं उसको मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूं, विल इट इंक्रीज योर रेवेन्यू और योर रिस्पेक्ट और डिक्रीज इट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। अब देखो मैंने आर से रेवेन्यू भी बोल दिया और आर से रिस्पेक्ट भी बोल दिया, और इसलिए मैं हंस पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग केवल रेवेन्यू फर्स्ट सोचेंगे। वो सोचेंगे यार ये मैं एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, ये मैं एक सेल कर देता हूँ, इस कस्टमर को ये वाला माल बेच देता हूँ, तो सोचेंगे वाह यार पैसा आ गया, रेवेन्यू बढ़ गया कंपनी का। लेकिन मेरे जैसे इंसान कंप्लीटली डिफरेंट सोचेंगे। हम सोचेंगे कि यार अगर मैं इस इंसान को ये सामान दे रहा हूँ, क्या इसके मेरा कस्टमर बनने से 3 से 5 साल में या अगले 1 से 2 साल में या अगले 6 महीने में या अगले 2 घंटे में क्या मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, क्या मेरे प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए आप कुछ ऐसा करते हैं जिसको अमिताभ बच्चन खरीदते हैं, मान लीजिए, या विराट कोहली खरीद लेते हैं, या फिर हमारे देश का कोई बहुत ही जाना माना इंसान खरीद लेता है जिसपे लाखों करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। तो क्या सडनली आपके प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। बस वही तो आपको देखना है कि किस कस्टमर से। देखो जब आप प्रॉफिट फर्स्ट तरीके से जाते हो ना तो आप लालच से जाते हो, लेकिन जब आप रिस्पेक्ट फर्स्ट तरीके से जाते हो तो आप ये सोचकर जाते हो कि सर मैं आपको अपना प्रोडक्ट दे रहा हूं क्योंकि आपके हाथ में जब मेरा प्रोडक्ट आएगा, मेरा आटा, दाल, राशन, चावल, मसाले, मेरे कपड़े, टेक्नोलॉजी जो भी सर आपके पास आएगा ना, मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी सर, हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी इज्जत है सोसाइटी में। इसलिए हम आपको ये देना चाहते हैं। जब आप कस्टमर से ऐसे बात करोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल ना हो। अब नंबर 2, क्रेडिबिलिटी इंश्योर्स दैट यू डोंट हैव टू प्रूव योरसेल्फ। देखो एक बात समझ जाओ, रिस्पेक्ट का एक पार्ट होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी लोग आप पर कितना अंधा विश्वास करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और क्रेडिबिलिटी को प्रैक्टिकल सेंस में अगर समझना हो ना तो बहुत ही आसान होता है। भाई जो मैंने प्रॉमिस किया है क्या वो मैं निभा रहा हूं या नहीं निभा रहा। मैंने आपको बोला एक्स, तो वो एक्स मिला या नहीं मिला। अगर मैंने आपसे कभी मान लीजिए मैं वो एक्स नहीं डिलीवर कर पाया, क्या मैंने ऑनेस्टी से आपको कम्युनिकेट किया या नहीं किया। तो ये होती है भाई क्रेडिबिलिटी। छोटे छोटे स्टेप से बनती है क्रेडिबिलिटी। अब होता यह है कि क्रेडिबिलिटी जब बन जाती है ना तो आपको अपने आप को प्रूव या जस्टिफाई नहीं करना पड़ता किसी के भी सामने। कस्टमर के सामने, आपको अपने एम्प्लॉयर के सामने, बॉस के सामने आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, यार ये इंसान अपना काम कर लेता है, ये इंसान जल्दी समय पे काम कर लेता है, ये इंसान एफिशिएंट है, ये इंसान वगैरह वगैरह, राइट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा सॉल्ट। जब नमक लेने जाते हो, भाई घर में खाने का नमक लेने जाते हो बाजार में, तो टाटा सॉल्ट लेकर आते हो। क्यों? अच्छा क्यों लेकर आते हो ये बताओ। आप बाजार में जाके ये क्यों नहीं सोचते कि आज मैं 10 नए ब्रांड्स ढूंढूंगा सॉल्ट के, नमक के? क्योंकि क्रेडिबिलिटी बन गई है भाई, टाटा सॉल्ट की क्रेडिबिलिटी है। तो आपको ये सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ती कि मैं 10 और आज ब्रांड्स ढूंढूंगा बाजार में नमक के। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जेन्युइनली बाजार में जाके 10 ब्रांड्स ढूंढने पड़े नमक के, तो टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। नमक इतना क्रिटिकल एलिमेंट तो नहीं है तो सही, लेकिन आपकी पूरी शॉपिंग लिस्ट में सबसे महंगा एलिमेंट तो नहीं है। इसलिए क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा बन चुकी है इस ब्रांड की कि आप डायरेक्टली उसी ब्रांड पर जाते हैं। गॉट द पॉइंट। अब एक नोट बना लीजिए, क्रेडिबिलिटी के ना 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा था डबल क्लिक करके इसको एक्सपैंड करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन से क्रेडिबिलिटी बनाना। दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके द्वारा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना। तीसरा होता है जो आपकी सर्विस है उसके द्वारा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है?
ये वही है जो मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3 में समझाता आया हूं कि कस्टमर आपके बारे में क्या परसेप्शन रखकर बैठा है, कस्टमर के दिमाग में, उसके दिल में क्या कहानी ऑलरेडी बन चुकी है, क्या सेल ऑलरेडी अंदर हो चुकी है। मैं कह रहा हूं ना आपको बार बार कि सेल आप करते नहीं हो, सेल्समैन सेल नहीं करता, सेल तो कस्टमर ही करता है खुद, आप तो सिर्फ इनेबल करते हो, आप तो एक्चुअली सेवादार हो, आप सेवा करने आए हो, आप सेल्स नहीं करने आए यहां पे। और इसलिए आपको मैं बता दूं कि हमने एक और कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है सेवा से सेल्स, वो भी सेल्स वालों के लिए कोर्स है कि आप सेवा कर रहे हो, आप तो इनेबलर हो, आप सेल्समैन नहीं हो। जो अपने आप को सेल्समैन समझता है कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जो अपने आप को इनेबलर समझेगा, सेवादार समझेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं यहां पे क्रेडिबिलिटी के। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन, कस्टमर जब आपके सामने बैठा है तो क्या इंफॉर्मेशन लेकर बैठा है, और इसलिए आपको ध्यान रखना होगा सोशल मीडिया पर आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, गूगल रिव्यूज पर आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी सोसाइटी में, आपकी संगत में आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन। मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं, आप इंडिविजुअल पारितोष शर्मा, आपके केस में आप। फिर बारी आती है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, दुनिया क्या कहती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, कितने गूगल रिव्यूज हैं इसके बारे में, लोग कैसा फीडबैक देते हैं इसके बारे में, लोग कैसे रिव्यूज लिखते हैं इसके बारे में, कैसा सोशल प्रूफ है इसके बारे में। हम सोशल प्रूफ पर भी आएंगे इस कोर्स के अंदर। फिर बारी आती है सर्विस की। सर्विस 2 प्रकार की होती है, या तो आपका बिजनेस ही सर्विस का होगा, या फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस। भाई दुनिया आपकी सर्विस के बारे में क्या कहती है, दुनिया कहती है यार ये अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं क्रेडिबिलिटी के। अगर ये तीनों पार्ट्स पे चेक 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 यानी आपने टिक 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 लगा दिया, आपने आपको 0 से 10 के बीच में आपने 9 नंबर दे दिए तीनों में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप कम है तो उस डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करो। क्यों स्ट्रांग करो? क्योंकि जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी ना, रिस्पेक्ट बनेगी ही नहीं, रिस्पेक्ट नहीं बनेगी तो सेल होगी ही नहीं। क्लियर है? या सेल होगी तो बहुत लंबी समय बाद होगी, आपका रेवेन्यू उतना लेट आएगा, और हो सकता है उस लंबे समय के बीच में कस्टमर आपकी दुकान छोड़ के किसी और के पास चला जाए। टोटली पॉसिबल है, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा है भाई, वो तो तुरंत खरीदना चाहता है ना, राइट। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है ये, क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन ऑफ प्रॉफिट। इसको आराम से हिंदी में समझाता हूं, पहले थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हाउ इजिली कैन योर कस्टमर्स परसीव प्रॉफिट। देखो ये ना बहुत सटल सा पॉइंट है, लेकिन बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। सटल का मतलब होता है बहुत एक ऐसा पॉइंट जो शायद आप जिसके बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, ऐसे ही आप इसको डिफॉल्ट ले लोगे, यार ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब फंडामेंटल ये है कि आपके सामने जो कस्टमर बैठा हुआ है, कोई भी वो कस्टमर हो, उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या परसेप्शन है आपको लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस को लेकर, क्या परसेप्शन ऑलरेडी बनी हुई है उसके दिमाग में और दिल में, कि क्या उसको अपना फायदा होता हुआ दिख रहा है या नहीं। कस्टमर को अगर अपना फायदा होता हुआ ऑलरेडी दिख रहा होगा तो कस्टमर पलट कर आएगा, आपसे सेल करेगा, यानी आपसे माल खरीदेगा। उसको अपना फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा तो आप कितनी जद्दोजहद कर लो, आप कितने डिस्काउंट दे लो, आप कितने ऑफर दे लो, आप पारितोष सर से 10 और कोर्सेज ले लो, आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि कस्टमर के दिल में, कस्टमर के दिमाग में एक्चुअली क्या परसेप्शन बनी हुई है मुझको लेकर, मेरे प्रोडक्ट को लेकर, और मेरी सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस को लेकर। ये समझ आ रही है आपको बात? ये प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत क्रिटिकल है। कस्टमर के दिल और दिमाग में क्या परसेप्शन बनी हुई है। और परसेप्शन ना एक बार से नहीं बनती, परसेप्शन सालों सालों में बनती है। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे एक बार मिले, आपने मुझसे हाथ मिलाया और आपने बोला वाह पारितोष सर तो कितने बढ़िया टीचर हैं, क्या कमाल के इंसान है। नहीं, छोटी छोटी एक्ट्स मैंने अपने जीवन में कभी किए होंगे, कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण मेरी परसेप्शन बनी है आपके दिमाग और दिल में सच्चाई से, और अब भी जो कर रहा हूं उसके कारण परसेप्शन बनती जा रही है। ये परसेप्शन जो होती है प्री सेल्स का प्रोसेस होता है। आपके दिमाग में, आपके दिल में जो मेरे लिए कहानी है, जो मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी इज्जत में है, मेरा सम्मान है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, उसके कारण आज आप मेरे कोर्सेज ले रहे हो, वरना ना लेते आप। ये क्लियर है? यही तो सेम आपके लिए भी अप्लाई करता है। लेकिन आपने कभी इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं, क्योंकि दुनिया ने आपको सिखाया अरे सेल्स करो, ये तगड़म लगाओ, कस्टमर को ये दो। नहीं, इट इज अबाउट क्रेडिबिलिटी, राइट। पॉइंट नंबर 4, हाईलाइट ऑब्जेक्शंस। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स में ऑब्जेक्शंस आते हैं कस्टमर्स के। हाईलाइट ऑब्जेक्शंस एज योर पर्सनल ऑब्जेक्शंस टू। अब मान लीजिए आप एक दुकान में खड़े हैं, कस्टमर आपसे कुछ माल खरीद रहा है, कस्टमर आपको ना ऑब्जेक्शंस दे रहा है कि यार इसका प्राइस बहुत महंगा है,
मैं कैसे विश्वास करूं ये सबसे सही प्रोडक्ट है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए। मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा पैसा नहीं खोएगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि ये ट्रैवल पैकेज मेरे लिए एकदम सही है, तुम बाद में जाकर धोखा नहीं दोगे। मैं कैसे विश्वास करूं कि मैंने तो मर्सिडीज़ बुक कराई है, तो मुझे मर्सिडीज़ ही भेजोगे, तुम मेरे को इनोवा क्रिस्टा नहीं भेज दोगे। सो कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। ये होने लाजमी है, ये बनता है भाई, कस्टमर अपनी जेब से पैसा दे रहा है भाई, राइट। अब इन ऑब्जेक्शंस को आंसर करने का सही तरीका क्या है? देखो, एक अखंड सत्य आपको समझा देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को तो कोई गाली नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी बोलूंगा भैया मेरे कोर्सेज सबसे अच्छे हैं, आप बोलोगे मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो असली तरीका ये होता है, जो सत्य का तरीका है, जो सत्य का मार्ग है, वो ये है कि आप कस्टमर को बोलो, सर देखो मैं भी तो आप ही की तरह हूं, मैं भी तो एक कस्टमर हूं ना भाई, मैं भी तो किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूं, मैं भी तो किसी कंपनी के ट्रैवल पैकेजेस यूज़ करता हूं, मैं भी तो कहीं घूमने जाता हूं, मैं भी तो कहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूं आपकी तरह। सर मैं भी तो एक कंज्यूमर हूं, एक कस्टमर हूं। तो आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोडक्ट आप यहां से ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, सर आप ये जो कोर्स खरीद रहे हो, सर मैंने भी खरीदा हुआ है। मैं समझता हूं ये बात, मैं समझता हूं क्या ऑब्जेक्शंस आपके दिल में आ रहे हैं इस समय। मेरे भी दिल में आए थे, ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है। इसलिए कह रहा हूं कि सर आज मेरे पास दो तरीके हैं अब आपको जवाब देने के। पहला तरीका यह है, मैं अपने प्रोडक्ट की वाहवाही करूं आपके सामने, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को गाली देने के लिए तो मुझे यहां पे नौकरी पे नहीं रखा हुआ। सर दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको जेन्युइनली बताऊं एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर माई सेल्फ, कि मेरी क्या रेटिंग है इस प्रोडक्ट को लेकर। फिर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो सर मतलब देखिए, मैंने तो एटलीस्ट सच्चाई से आपको बता दिया। और मैं आपको बता रहा हूं सर, पूरी मार्केट में इतनी सच्चाई से कोई नहीं समझाएगा आपको ये बात पूरी। आप जाके देख लीजिए, आपको फिर भी अगर विश्वास ना हो रहा हो, बहुत लोगों को नहीं होता, वो जाते हैं मार्केट पूरा घूम घाम के अपना 2-3 घंटा वेस्ट करते हैं, वापस हमारे पास आ जाते हैं। सर क्योंकि दुनिया बेचने बैठी है, हम यहाँ पे बेचने नहीं बैठे ना। मुझे बस आपको एक प्रोडक्ट नहीं देना, मुझे आपको अपने पूरे जीवन के लिए अपने साथ जोड़ना है, और वो तो सच से ही होगा। सच के सिवा और कोई तरीका नहीं है आपको अपने साथ जोड़ने का। मैं ऑफर, सेल, डिस्काउंट देकर नहीं जोड़ सकता आपको जिंदगी भर के लिए, मोमेंटरी जोड़ दूंगा। तो अब इस मोमेंट पे आपने क्या किया, आपने कस्टमर को फील कराया दैट ही इज बीइंग केयर्ड फॉर। आप केयर कर रहे हो उनकी, आप कस्टमर को सच्चाई से कुछ बता रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो। सेल होगी ही होगी, 100% होगी। नंबर 5, इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। मैंने कहा था ना सोशल प्रूफ पे आएंगे हम। सोशल प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दो शब्द हैं, सोशल और प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है भाई, एविडेंस किसी चीज का। अगर मैं जैसे कहूं दिल्ली की हवा प्रदूषित है, तो प्रूफ है भाई, बाहर देख लो खिड़की से, समझ आ जाएगा प्रदूषित है, राइट। सोशल क्या है? सोशल का मतलब जब बहुत सारे लोग सेम बात बोल रहे हो, बहुत सारे लोग। मतलब अगर मैं अकेला चीख के चिल्ला के बोलूं दिल्ली की हवा प्रदूषित है, तो आप बोलोगे हो सकता है, मे बी। भाई दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, ये एक इंसान बोल रहा है तो मे बी, वी डोंट नो। लेकिन अगर मेरी जगह 1 करोड़ लोग दिल्ली के उठकर ये बोले हाँ जी दिल्ली की हवा प्रदूषित है, तो सोशल प्रूफ बन गया। हाँ भाई प्रदूषित है, बिल्कुल है, 100। तो सोशल प्रूफ से क्या होता है, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट आपके जाने से पहले पहुंच जाती है किसी मीटिंग में। आधी सेल ऑलरेडी हो चुकी होती है, वो रिस्पेक्ट कर देती है, आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी सेल कर देती है, परसेप्शन पहले बन जाता है। सोशल प्रूफ वही करता है। देखो, अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको अपने आसपास सोशल प्रूफ क्रिएट करना होगा। आप कुछ भी करते हो, आप मसाले की छोटी सी दुकान चलाते हो, आप ऑनलाइन माल बेचते हो, आप ऑफलाइन माल बेचते हो, आप कपड़े का बिजनेस करते हो, आप केक्स बेक करते हो अपने घर पे बैठ के, आप कुछ भी करते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम। आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर गोलगप्पे की दुकान लगाते हो सिर्फ शाम शाम को। भैया सोशल प्रूफ सिर्फ उस गोलगप्पे की दुकान को ना करोड़पति बना सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोग बने। सोशल प्रूफ क्या? जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, यार वहां के गोलगप्पे खाए तूने? अरे भाई साहब गदर गोलगप्पे होते, चल तुझे वहां लेके चलता हूं आज, चल। चाहे 5 किलोमीटर दूर हो आपके घर से, गाड़ी लेकर जाना पड़े गोलगप्पे खाने के लिए, लेकिन जाओगे वहीं। सोशल प्रूफ है। अरे तूने वहां के छोले भटूरे खाए हैं, वहां की जलेबी खाई है तूने? चल तुझे आज मोबाइल फोन लेना ना, मैं तुझे ऐसी दुकान पे लेके चलता हूं जहां पे एकदम सच्चाई से तुझे बताएंगे कौन सा मोबाइल फोन तेरे लिए सही है। इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। सो सोशल प्रूफ बेसिकली क्या है, जहां पे बहुत सारे लोग सेम बात कह रहे हैं किसी एक चीज के बारे में। इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ फैक्ट। जैसे आपको एक फंडामेंटल समझाता हूं। फंडामेंटल, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि भाई अयोध्या में इस एक जगह पे राम मंदिर बनना है, सोशल प्रूफ बन गया।
जब बहुत 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 लाखों करोड़ों लोगों ने बोल दिया तो भाई सोशल प्रूफ बन गया, राम मंदिर बन गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये एक फैक्चुअल थॉट प्रोसेस है। तो जब बहुत सारे लोग सेम बात बोल रहे हो वो फैक्ट बन जाता है। गॉट द पॉइंट, राइट? तो सोशल प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कीजिए। अब आप ये कैसे करेंगे? अपने कस्टमर्स के साथ वीडियोस बनाइए, अपने कस्टमर्स को बोलिए वो रिव्यूज लिखें, वो फीडबैक लिखें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सोशल प्रूफ इकट्ठा हो रहा है आपके लिए। गॉट इट? मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं इसका। ये सोशल प्रूफ तो नहीं है एग्जैक्टली, बट ऑलमोस्ट लाइक दैट है, राइट? आज से कुछ महीने पहले मैं अपने परिवार के साथ शिमला गया। हम एक रात के लिए, हम 2 रातों के लिए शिमला रुके थे। अब मैंने दिल्ली से जब अपना होटल बुक कराया, वहाँ पे भीड़ बहुत थी, तो होटल की बुकिंग मिल भी नहीं रही थी, वैसे भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। तो हमें मॉल रोड पे एक होटल मिल गया। अब मैंने तो भाई बुक करा दिया, उसमें लिखा हुआ था, बड़ी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, मैंने पढ़ के करा दिया। और मैंने जानबूझ के मॉल रोड के सामने लिया। हमने कहा भाई मॉल रोड भी घूम लेंगे इसी बहाने, राइट? अब हुआ ये कि होटल तो बुक करा दिया, लेकिन उस होटल में मुझे नहीं पता था वहाँ पे एक वो भी है, बार और डिस्को की जगह एकदम होटल की बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, रात को कम से कम 12:30-1 बजे तक मुझे कम से कम 5 बार फ़ोन खड़काने पड़े और होटल वालों ने म्यूज़िक कम नहीं किया। मैं और मेरा परिवार किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से उस होटल में सोए उस रात को, मैं बता नहीं सकता आपको। रात को 11:30 के आसपास मैंने गूगल पे जाके एक रिव्यू लिख दिया और आज उस रिव्यू के हज़ारों व्यूज़ हैं। मैंने साफ साफ लिख दिया कि इस होटल में परिवार के साथ तो कभी ना आना, यहाँ लड़के लड़कियाँ रात को घूमते हैं, पी पा के सब ऐसे ही पड़े होते हैं, और मैनेजर होटल के कोई नहीं सुनता। और फिर पता है मैंने क्या किया? अगले दिन, आप मानोगे नहीं, जो मेरी बुकिंग का पैसा इस होटल का गया वो गया। मैंने तुरंत के तुरंत अपना होटल शिफ्ट कर लिया एक बेहतर जगह पे, सिर्फ एक रात के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मुझे अपने परिवार को सही चीज देनी है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, उसी के लिए तो कमाते हैं हम सारे। तो यहां पे क्या हुआ, अब जब मैंने वो गूगल रिव्यू लिख दिया ना, उस गूगल रिव्यू को जितने भी लोग हेल्पफुल अब टैग करते रहते हैं ना, अब उस होटल को नुकसान होगा। मुझे किसी का नुकसान नहीं करना पर्सनली, लेकिन अगर वो होटल ये बात पहले ही समझ जाता तो उसको ये बात समझ आती कि सोशल प्रूफ के कारण कितना बिजनेस जा सकता है। और पारितोष जैसा अगर एक इंसान अगर ऐसा कोई रिव्यू लिख दे तो भाई आप कितने, मतलब आपने पारितोष जी को जो तंग किया, आपका शायद लाखों रुपए का नुकसान हो रहा होगा इस समय, और हो भी रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हज़ारों लोग रिव्यूज़ पढ़ते हैं, हज़ारों लोग नहीं बुकिंग कराते। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो सोशल प्रूफ इतना स्ट्रांग होता है। नंबर 6, एम्पथी। एक चीज़ होती है सिंपथी, एक होती है एम्पथी। सिंपथी मतलब किसी को यार मैं सिंपथाइज कर रहा हूँ, भाई तेरे साथ गलत हो गया भाई, यार सॉरी। एम्पथी नहीं, एम्पथी सिंपथी नहीं होती। एम्पथी का मतलब होता है जब आप किसी को कह रहे हो यार मैं तेरे साथ हूँ, मतलब मैं तेरे ही शूज़ में आके इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द सिचुएशन एग्जैक्टली लाइक यू। मैं एम्पथाइज कर रहा हूँ तेरे साथ। मैं तेरे को ऐसे नहीं कह रहा बच्चे की तरह पुचकार नहीं रहा, तेरे साथ गलत हो गया, तू तेरे विक्टिम नहीं बना रहा। मैं एम्पथाइज कर रहा हूँ कि यार हो गया, चल आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और एम्पथी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जब आप एम्पथाइज करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ तो सेल्स के प्रोसेस में बहुत मदद मिलती है आपको, क्योंकि कस्टमर को लगता है ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं खड़ा, ये मेरे साथ खड़ा है, ये टेबल के उस साइड नहीं है, टेबल के इसी साइड है, मैं भी इसी साइड हूं, ये भी इसी साइड है, ये मेरे ही फायदे की बात कर रहे हैं। आप एम्पथाइज कर रहे हो, आप केवल अपना जबरदस्ती माल नहीं बेच रहे, सर ऑफर है, सर स्कीम है, सर डिस्काउंट है, सर ये ले लो, सर वो ले लो, नहीं, राइट? तो एम्पथाइज विद द कस्टमर। नंबर 7, लर्न मोर अबाउट योर कस्टमर्स लाइफस्टाइल, बी वन ऑफ देम। ये बहुत क्रिटिकल होता है और मैं हमेशा यूज करता हूं। देखो, जब भी आप किसी भी कस्टमर से मिलते हो, सिर्फ अपने माल के बारे में बात मत करो। सर मेरा ये टीवी है, मेरा ये फ्रिज है, मेरा ये कोर्स है, मेरा ये वो है, मेरा ये कपड़ा है, सर मेरे तो यहाँ की साड़ियाँ सबसे अच्छी हैं, सर मेरे यहाँ की चीज़ें सबसे अच्छी हैं, वगैरह वगैरह, मेरे यहाँ का खाना सबसे अच्छा है। नहीं, कस्टमर से ना उसके लाइफस्टाइल की बात करो। पहले तो आपको कस्टमर को देखने में काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, कौन सी गाड़ी से उतरा है, वगैरह वगैरह। फिर कस्टमर से ना उसके लाइफस्टाइल की बात करो। सर आपकी दिनचर्या कैसी है, आपको ये प्रोडक्ट, मतलब मैं आपकी दिनचर्या समझ के ना आपको ऑनेस्ट सजेशन दे दूंगा कि क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं चाहिए, मैं वो बता दूंगा आपको। कस्टमर भी बड़ा हैरान होगा कि कमाल का बंदा यार, ये तो सेल तो कर ही नहीं रहा, ये तो मुझसे पूछ रहे हैं मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, और फिर कह रहे हैं कि अगर आपके लिए अच्छा हुआ प्रोडक्ट तो मैं आपको दूंगा, अगर आपके लिए अच्छा नहीं हुआ प्रोडक्ट तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये तो बहुत कमाल की बात हो गई यार। तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। अब यहां पे आपने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है बाय द वे।
यहां पे ना आपने कस्टमर के और अपने बीच की दीवार को तोड़ दिया। अब आपने कहा सर आप मेरे साथ बैठो तसल्ली से सोफे पे, मैं आपको समझाता हूं सर, सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं खरीदना होगा मत खरीदना, आई एम ओके विद दैट। भाई अगर आपके लाइफस्टाइल में मेरा प्रोडक्ट फिट ही नहीं हो रहा, मैं जबरदस्ती आपको देखे क्या करूंगा, व्हाट्स द पॉइंट। नंबर 8, मिक्स लॉजिक विद मैजिक। ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देखो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है 1 + 1 = 2। इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। एक में एक ऐड करोगे तो 2 ही बनेगा भाई, 2 में 2 ऐड करोगे 4 बनेगा, लॉजिक है। मैजिक अलग होता है। मैजिक ऐसी चीज होती है जिसको देख के लगता है वाह ये कैसे हो गया, वो लॉजिक के परे होता है। सोचो, देखो इंसान कोई भी हो, इंसान किसी भी रीजन से हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, हर इंसान एनर्जी में, कर्म में, मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखता है। हर इंसान, स्पेशली लेडीज तो रखती हैं, आदमी भी रखते हैं, यंगस्टर्स भी रखते हैं, युवा जो होते हैं, एनर्जी, कर्म, मैनिफेस्टेशन। तो अपने कस्टमर से जब आप बात कर रहे हो ना, इन चीजों की बात करो कि सर आपकी एनर्जी देख करना मुझे बहुत डीपली लग रहा है कि आप अच्छे कर्मों में, और सर आप ना, वो कहते हैं मैनिफेस्टेशन, सारी कायनात मिलकर आपको आज मेरे शोरूम पर लेकर आई है। सर सारी कायनात मिलकर आज आपको मेरे शोरूम पर लेकर आई है, जेन्युइनली आपके लिए साड़ी सही है। आपकी एनर्जी से समझ आ रहा है सर या मैडम। तो यहां पे हुआ क्या कि आपने ना कस्टमर से जब बात की, आपने एम्पथाइज तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ आपने ना लॉजिक के साथ मैजिक मिक्स कर दिया। आपने लॉजिक के परे जाकर कस्टमर को जेन्युइनली डीपली एंगेज किया और बोला हाँ यार शायद ये सही कह रहे हैं। और बाय द वे मैं अपनी बात बताता हूं आपको, मैं बहुत स्ट्रांगली विश्वास करता हूं इस बात पे। अब आप खुद सोचो, आज आप मेरा ये कोर्स देख रहे हो, आज आप मुझे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे। देखने को इस समय आप कोई टीवी मूवी देख सकते थे, आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, आप कहीं नाच गाने पार्टी वार्टी में जा सकते थे, दोस्तों के साथ बैठ के कहीं आप सिगरेट या शराब पी सकते थे। आप मेरा कोर्स क्यों देख रहे हो? कोई तो कारण होगा। तो कोई तो ऐसा कारण है कि भगवान या कोई शक्ति आपको आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए आपसे ये कर्म करवाया गया। ये सच है, वरना बाकी और भी लाखों लोग हैं जो इस वक्त पार्टी कर रहे होंगे, जो इस वक्त सिगरेट शराब में अपना पैसा उड़ा रहे होंगे, लेकिन आप तो नहीं कर रहे। तो भाई ये एनर्जी, कर्म और मैनिफेस्टेशन तो एग्जिस्ट करता है, और मेरे कर्मों में आपका आना जरूरी था, आपके कर्मों में मेरा आना जरूरी था, इसलिए आज आप मेरा कोर्स देख रहे हो। दैट्स अ पॉइंट। ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्लान था कि पारितोष सर से आप पढ़ोगे, वो कभी ना कभी जीवन में, आपके जीवन के की जर्नी में आपके गुरु बनेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद क्या मुझे आपको कुछ बेचने की जरूरत है? अगर आप अपनी किस्मत पे, अगर आप अपने भगवान पे, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करते हो ना, तो कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। फिर आप विश्वास कर लोगे हाँ यार पारितोष सर गुरु हैं, इनसे सीखना है, इनसे पढ़ना है, क्योंकि पूरी कायनात ने मुझे इन तक लेकर गई है। कायनात मजाक तो है नहीं, राइट? आगे बढ़ते हैं आप। नंबर 9, इसको मैं कहता हूं EI। आजकल लोग AI की बात करते हैं, मैं EI की बात करता हूं। यह है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो भाई, कई बार ना हम सिर्फ सेल्स करते करते इतने रोबोटिक हो जाते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कस्टमर आए जाए। मैंने तो इनफैक्ट बहुत बार लोगों को देखा है। मैं आपको हाल का एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं एक बैंक में गया, और अच्छा बड़ा बैंक है ये, कोई छोटा मोटा सरकारी बैंक की बात नहीं कर रहा मैं एक बैंक की ब्रांच में गया, फैंसी बैंक है, फॉरेन का बैंक है। मेरे सामने बैठे बैठे उस बैंक की एक मैनेजर ने, लड़की, फीमेल मैनेजर ने, एक शायद कोई 55 साल का इंसान आया होगा वहाँ पे, 52-55 साल का इंसान आया होगा मेरे ख्याल उम्र में। वो आया, उससे अच्छी अच्छी बातें की, और वो लग रहा था वो पुराना कस्टमर है। मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहा था, मुझे लग रहा था वो पुराना कस्टमर है। पता है उसको क्या बेच दिया बातों बातों में? रिस्क का नाम लेकर एक यूलिप प्रोडक्ट बेच दिया, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, जबकि उस इंसान को चाहिए नहीं था। वो बैठे बैठे अपना कमीशन बना लिया। ये गलत किया, ये फंडामेंटली गलत किया। भाई अगर आप जेन्युइनली उस कस्टमर के बारे में उसका फायदा चाहते हो, उसको उसकी इस उम्र पे, और वो मुझे लग रहा है पैसे वाला इंसान है, उसको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं आप, अच्छी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आप उसको सजेस्ट करते हैं। आपने अपना कमीशन बनाने के लिए, अपनी ब्रांच को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मंथ के एंड का आपने टारगेट पूरा करने के लिए उसको यूलिप प्लान बेच दिया। और आपने उसको ये भी नहीं बताया बाय द वे कि सर इसके अंदर 15 दिन का लुकआउट फ्री लुक पीरियड होता है, कि अगर आपको अच्छा ना लगे 15 दिन में पैसे वापस हो जाएंगे आपके, दिक्कत मत लीजिए आप। लेकिन आपने बताया नहीं।
वो कस्टमर बेचारा आपकी अच्छी अच्छी बातों में चला गया। तो एक बात आपको समझनी है, बी इमोशनली इंटेलिजेंट, यानी अपने कस्टमर के साथ इमोशनली रहो, बी विद योर कस्टमर एंड बी वेरी वेरी ऑथेंटिक। सच बोलो कस्टमर से और इमोशनली उनके साथ रहो कि आपका भी कर्मों का कमाया पैसा है, कहीं उड़ के तो पेड़ से तोड़ के तो रोज़ नोट लाते नहीं हो गया आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई से बताऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आपने देखो, अब वो उस बैंक मैनेजर ने जो 500,000 रुपये का छोटा मोटा कमीशन बना लिया होगा या अपनी सैलरी में शायद कोई एक कमीशन पा लिया होगा, वो ज़्यादा चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आपने गलत चीज़ दी है किसी को, गलत कर्म किया है, वापस पैसा ही मिलेगा, राइट। नंबर 10, किल नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी सेल्स का, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं नेगोशिएशन को मार दो। कैसे मारोगे समझाता हूं। देखो, नेगोशिएशन इज नॉट परसुएशन। जो नेगोशिएशन के एक्सपर्ट्स होते हैं वो समझाते हैं कि नेगोशिएशन एक तरीके से परसुएशन ही तो है, आप किसी को कन्विंस ही तो कर रहे हो, नहीं कर रहे। नेगोशिएशन इज नेवर परसुएशन। परसुएशन बहुत अलग है, नेगोशिएशन बहुत अलग है। नेगोशिएट तो जब आप करते हो भैया, फिर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्लियर कट एकदम कट्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हो। भाई मेरे को ये चाहिए, तेरे को वो चाहिए, या तो मेरी साइड आ जा या मैं तेरी साइड थोड़ा एक कदम चल लूँ, यहीं पे ख़त्म करते हैं इस बात को। ये होती है नेगोशिएशन। यहाँ पे कन्विंसिंग नहीं हो रही कुछ, यहाँ पे तो तेरी जीत इतनी, मेरी जीत इतनी, तेरी हार उतनी, मेरी हार उतनी, बात खत्म। जब भी आपको नेगोशिएशन को मारना हो, एकदम रूम से बाहर निकाल देना हो, तो एकदम अपफ्रंट बोलो ये चीज़ जो अब मैं आपको बोल रहा हूँ। सर या मैम, आई विल रिस्पेक्ट यू, नॉट नेगोशिएट विद यू। एकदम अपफ्रंट बोल दो कि सर या मैडम, मैं आपको जीवन भर सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, आपके बच्चों को भी दूंगा, लेकिन आपके हार्ड अर्न्ड पैसे के साथ, आपके समय के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात है। जब आप ऐसा करोगे ना, सामने वाला इंसान भी सोचेगा हाँ यार, ये वर्थ इंसान है, 500 रुपये एक्स्ट्रा देके जाता हूं, लेकिन ये टिकेगा मेरे साथ। कल को जब इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगी, ये सर्विस देगा, ये देगा, पक्का देगा। दैट्स अ पॉइंट। समझे बात को? ग्रेट। नंबर 11, बी एंथुजियास्टिक। ये बहुत क्रिटिकल होता है। एंथुजियास्टिक का मतलब, कभी छोटे बच्चों को देखा है, बहुत एंथू होते हैं ना एकदम, यार बड़ा इसकी सेलिब्रेशन, उसकी सेलिब्रेशन, बर्थडे में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बी जेन्युइनली हैप्पी फॉर योर कस्टमर्स ग्रोथ। जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे MBA प्लस के लर्नर्स आगे बढ़ते हैं। कोई अपनी स्टार्टअप में फंडिंग रेस कर रहा है, किसी का बिजनेस आगे बढ़ गया, किसी ने 5 लाख का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने अपनी एक नई दुकान खोल ली, किसी ने नया सेटअप लगा लिया। मुझे जेन्युइनली दिल से बहुत खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे लगता है वाह यार, मुझे पता है दिल में क्या लगता है। इनफैक्ट मैंने तो कई बार ऐसा किया भी है, मैंने मंगलवार को मंदिर जाके प्रसाद भी चढ़ाया अपने कस्टमर्स के लिए कि वाह यार, मतलब मेरे कारण, मेरे छोटे मोटे एफर्ट के कारण मेरे कस्टमर के जीवन में और उसके कस्टमर्स के जीवन में कितना अच्छा इंपैक्ट गया होगा। सोचो, दिस इज सो गुड। और मैं यहां पे बैठकर किसी के नाम का प्रसाद चढ़ा रहा हूं। यू नो, इससे लगता है कि कस्टमर के जीवन में आप जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक इन्वेस्टर की तरह हो, आप सिर्फ एक सेल्समैन नहीं हो। नंबर 12, ये बहुत अमेजिंग है, इसको कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन। ये फ्रेमवर्क एक्चुअली जेफ बेजोस ने कई बार अपनी स्पीचेस में बोला है। जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर हैं। अपने कस्टमर्स को एक सवाल पूछो। अब मैं आपको पूछने वाला हूं, आप अपने कस्टमर्स को पूछना, ठीक है? व्हाट दे रिग्रेट द मोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स योर सेल और योर प्रोडक्ट। तो मान लो आपका टीवी का शोरूम है या इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, कस्टमर नया टीवी खरीदने आया है, या कस्टमर अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीदने आया है आपके पास, आपका खिलौने की दुकान है। कस्टमर मसाले लेने आया है, राशन लेने आया है, कस्टमर नए कपड़े लेने आए हैं, नया कोट पैंट लेने आया है भाई कस्टमर, राइट? अब आप अपने कस्टमर से पूछो, सर आई एम श्योर आप पहली बार तो नहीं खरीद रहे होगे, पहले भी होगा आपके पास ये प्रोडक्ट, तो आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर? आपको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाई, प्रोडक्ट जितना चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया, महंगा बहुत था, जल्दी ख़राब हो गया। आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? आप हो सकते हैं 2-3 रिग्रेट्स हों, या जिस सेल्समैन ने आपको प्रॉमिस किया था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सर वो अपना प्रॉमिस नहीं आपसे फुलफिल कर पाया। तो क्या रिग्रेट्स क्या हैं वो बताओ सर पहले। प्रोडक्ट तो मैं आपको दिखा दूंगा, प्रोडक्ट मैंने अपनी जेब से तो ईजाद नहीं करना है, यहाँ पे सामने है, दिखा दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ कॉफ़ी पे बैठो अभी, मुझे अपने रिग्रेट्स बताओ।
इससे पता है क्या होगा, अगर आप कस्टमर के रिग्रेट्स को मिनिमाइज कर पाए, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा कस्टमर, आपको सेल करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल इज दैट। अब समझ आया परसुएशन कितनी ताकतवर है, और अब समझ आया कि हमारा ये इंपल्स का कोर्स कितना ताकतवर है। नंबर 13, हेल्प देम मेक अ ग्रेट डिसीजन। देखो, कस्टमर जब अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, वो एक डिसीजन लेने वाला है। अगर आप उसको एक बहुत सॉलिड अमेजिंग डिसीजन लेने में हेल्प कर दो तो सेल हो जाएगी। हेल्प योर कस्टमर्स मेक अ ग्रेट डिसीजन, दे कैन मेक गुड डिसीजन देमसेल्व्स। अब बात समझ आई आपको? गुड से ग्रेट की जर्नी पूरी करनी है। जो गुड डिसीजन है वो कस्टमर खुद ले लेता है, लेकिन जो ग्रेट डिसीजन है वो कस्टमर नहीं ले पाता। वो आपको लेने में हेल्प करनी है कस्टमर को। इसका मतलब यह है, कस्टमर ऑलरेडी अपने अंदर 40% 50% कन्विंस होकर आया है, 10% 20% जितना भी परसेंट वो कन्विंस होकर आया है। बाकी आपको करना है, परसुएड आपको करना है, सेल्स अपने आप हो जाएगी। रिवीजन कर लेते हैं अब इस चैप्टर का। मुझे पता है ये 13 के 13 चीज़ें थोड़ी शायद भारी हो गई होंगी, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा इसको। सबसे पहले तो प्रैक्टिस कीजिए इन 13 के 13 स्टेप्स को। एक भी स्टेप छूट गया तो लॉजिक टूट जाएगा, लेकिन लॉजिक से मैजिक पे पहुंचना है, पता ही आपको। अपनी भाषा, अपने आचार विचार में लाइए इन 13 गुणों को। ये सेल्स के गुण हैं। परसुएशन पूरी एक छतरी है, उसके अंदर गुण है, या परसुएशन एक थैला है जिसके अंदर से गुण निकल के आते हैं, 13 गुण। जैसे ही आप अपने आचार विचार में आप अपनी सेल्स टीम को ये 13 गुण सिखा देंगे ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके यहां सेल्स अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आपको सेल्स में धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे इस बात को? 13 के 13 स्टेप्स दोबारा रिपीट कीजिएगा, सिर्फ थ्योरी में नहीं बट जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग में और इंप्लीमेंटेशन में। इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब मैं आप सब लोगों को मिलूंगा अपने 5वें अध्याय में, यानी चैप्टर नंबर 5 में। मज़ा आ रहा है ना इस कोर्स में? मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हज़ारों लोगों को करवाइए ये कोर्स। ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, कितने लोग अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, नई सेल्स करेंगे, नई इनकम आएगी, नई वेल्थ जनरेट होगी। नमस्कार, जय हिंद।